नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो चल रहा है हमारा वो है जनन स्वास्थ्य, यानी कि जिसमें हम जनन संबंधी जितने भी बीमारी है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रोग हैं जो कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, फिर भी इस चैप्टर में उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 27वां लेसन। इससे पहले हम 26 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और लगभग 130 से 35 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा का सारा आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। आप सभी जानते हैं कि चेचक एक विषाणु जनित रोग है जिसे इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं, यानी कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, जो दो प्रकार का चेचक होता है। तो उसी में ये चेचक जो है वो वायरस से संक्रमित होता है, लेकिन किस वायरस से होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिसेला। ये वेरिसेला वायरस के कारण जो है वो चेचक होता है, जिसमें शरीर में जो है छोटे छोटे चकते हो जाते हैं और फिर उस वो फुटने के बाद जो उसमें थोड़ा पस भर जाता है। तो ये एक संक्रामक रोग माना जाता है, यानी कि शरीर में टच होने से भी ये रोग फैलता है। तो ये वेरिसेला नामक वायरस के कारण ये फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। देखिए ओटीसी दवा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ओटीसी दवा जो है वो दर्द निवारक एवं ज्वारनाशक, यानी कि दर्दनाशक और ज्वारनाशक है। मान लीजिए एक तरह से बुखार से पहले जो शरीर में दर्द, ऐंठन वगैरह होने लगता है, तो उसके लिए इस ओटीसी दवा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अपने आस पड़ोस में तो इस प्रकार का दवा का उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको लिए ये ले आए। तो देखिए दर्द निवारक और ये ज्वारनाशक के रूप में ओटीसी दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेलियोडोसिस क्या है। तो देखिए मेलियोडोसिस जो है ये है, इसका सही आंसर मेलियोडोसिस का हो जाएगा एक संक्रामक रोग। ठीक है, मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। बाकी बात करें ऑप्शन ए का, तो त्वचा पर लाल चकत्ते की बात करें तो ये त्वचा पर लाल चकत्ता है, ये जो स्मॉल पॉक्स जो है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो चेचक है, इसका लक्षण है ये त्वचा पे लाल चकत्ता। बात करें बी स्मरण शक्ति में क्षति, तो वो स्मरण शक्ति में जो क्षति होता है तो उसको एमनेसिया कहते हैं, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जोड़ों में पुराना दर्द। तो ये जो जोड़ों में पुराना दर्द है वो तो एक तरह से गठिया है, तो इसका सही आंसर इसलिए संक्रामक रोग हो जाएगा। ये मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बीमारी गले से संबंधित है। तो देखिए गले से संबंधित बीमारी इसमें से एक ही है, ऑप्शन नंबर सी जो है डिप्थीरिया, ये गले से संबंधित बीमारी है। बाकी ये जो तीनों की बात करें तो ये तीनों बीमारी जो है वो हृदय से संबंधित बीमारी है। सिर्फ एक डिप्थीरिया है जो गले से संबंधित बीमारी है। इसमें होता है कि गले में जो है कि कृत्रिम रूप से कह सकते हैं कि छोटा छाला टाइप का बन जाता है, और ख़ास करके ये संक्रमित दूध आदि से ये ज़्यादा फैलता है। और छींकने, खांसने, थूकने से ये जो बैक्टीरिया है ये गले से बाहर निकल जाता है, तो इससे संक्रमण भी बना रहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर डिप्थीरिया है। यह एक गले से संबंधित बीमारी है। बाकी ये तीनों जो है वो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मायोकार्डियल या कार्डियोमायोपैथी, तो ये कार्डियल यानी कि हृदय से संबंधित रोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सिर्फ एक गले की बीमारी है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया संक्रमण के सबसे आम इलाज क्या है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आसान इलाज आप सभी ने सुन रखा होगा कि एंटीबायोटिक्स। तो ये इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक्स, यानी कि बैक्टीरिया से मान लीजिए बायोटिक्स, और बायोटिक्स के जो विरुद्ध काम करे उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का काम करता है। ठीक है, बात करें ये एंटीबॉडी का और एंटीजन का, तो ये एंटीबॉडी ये होता है कि शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई वैक्सीन डाला जाता है तो जो फॉरेन पार्टिकल शरीर में प्रवेश करेगा उससे पहले वो अपने अंदर में एक कह सकते हैं कि उस दूसरे पार्टिकल के प्रति रिएक्शन करने के लिए अपने आप में एक फौज बना लेता है, जिसे एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। बात करें एंटीजन का, तो ये आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप में किसी में एंटीजन ए पाया जाता है, किसी में एंटीजन बी पाया जाता है, किसी में ए बी पाया जाता है और किसी में एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये एंटीजन है। बाकी एंटीबॉडी बारे में आप जानते ही हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर वर्णांधता क्या है। वर्णांधता जिसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला ये बीमारी जो है वो डाल्टन को ही हुआ था, इस कारण इसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं। और ये वर्णांधता ये है कि किसी को कुछ रंगों में, जैसे कि लाल रंग और हरा रंग में जो है वो डिफरेंस समझ नहीं पाता है, तो इस प्रकार का रोग जो है वो वर्णांधता आता है। खास करके जितने भी लोग रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी एक बार ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसे हम हिंदी में वर्णांधता कहते हैं, इसको आप ज़रूर जांच करवा लीजिए, क्योंकि जो एलपी वगैरह है उसमें इस तरह का
टेस्ट मैंडेटरी है पास करना, तो अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए पहले से आप सचेत हो सकते हैं। तो इसलिए वर्णांतता जो है इसका क्या होता है, ये एक आनुवांशिक प्रकृति है, यानी कि अगर आपके पूर्वज में किसी में है तो वो आपके अंदर भी आ सकता है, और ये एक पीढ़ी छोड़ करके दूसरी पीढ़ी में आता है। जिस तरह से मान लीजिए आपके अगर आपको अगर वर्णांतता है तो इससे मतलब है कि आपके माता पिता में नहीं बल्कि आपके दादा दादी या फिर नाना नानी में से किसी एक को ये बीमारी रहा होगा। और ख़ास करके जो इसका वाहक होता है वो महिलाएं होती है, लेकिन होता ये पुरुष को है। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्णांतता महिला में नहीं होता है, लेकिन वाहक वर्णांतता का ये महिला ही है जो इस वर्णांतता का जीन का वहन करती है। तो इसका सही आंसर है एक आनुवांशिक प्रकृति है, इसका उपचार नहीं है, किसी भी प्रकार से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, और ये मनुष्य को किसी भी प्रकार कोई तकलीफ ही नहीं देता है, बस कुछ रंगों में विभेद करने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बाकी बात करें गैर आनुवांशिक, नहीं, ये आनुवांशिक बीमारी है तो इसलिए गैर आनुवांशिक नहीं कह सकते। जीवन शैली की ये बीमारी तो जीवन शैली की बीमारी नहीं है किसी प्रकार का। अगर आपको जन्म से ये वर्णांतता नहीं है तो आप बाद में कुछ भी कर लीजिए, ये वर्णांतता बीमारी आपको नहीं हो सकता। और प्रकाश के अनावरण के कारण, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है, प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ भी किसी को नहीं देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये है, आनुवांशिक बीमारी है वर्णांतता। बाकी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। एक सेकेंड, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो आप सभी ने कहीं ना कहीं जो है पेंडेमिक आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने एपिडेमिक सुना होगा, तो उसी तरह से ये कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमिक का जो है अध्ययन है। तो ये कह सकते हैं बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, यानी कि एक बहुत बड़े आबादी में अगर कोई रोग फैल रहा है तो उसका किस तरह से, वो क्या रोग है उसके बारे में अध्ययन करना, और किस प्रकार से उसका अध्ययन करके रोका जा सके, तो इस सब का अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ये एपिडेमिक होता है। तो एपिडेमिक क्या होता है? जब किसी एक विशेष स्थान तक, मान लीजिए किसी देश के एक क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैला हुआ है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन अगर वही बीमारी दूसरे देशों में, तीसरे देशों में फैल चुका है, जैसे कोरोना फैल गया था, तो उसे हम एपिडेमिक ना कह के उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिडेमिक क्या है? किसी खास क्षेत्र में अगर फैल करके ये रह जाए तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, और उसी एपिडेमिक के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और जिसका अगर हम विस्तार से जानें तो ये होता है बड़ी आबादियों में रोग की घटना एवं उनके प्रचार प्रसार का अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी ये कुपोषण का अध्ययन नहीं है, और ना ही ये बड़ी आबादी के स्वास्थ्य देखभाल का कोई प्रावधान है, और ना ही ये हैजा रोग का निदान है। ये है बड़ी आबादी में रोग जो कोई फैल जाता है अचानक से, तो उसका अध्ययन करना है, यानी कि एपिडेमिक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।